का एक बेहद ही तनावपूर्ण मुकाबला था। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, राइट? हाँ, सीएसके बनाम राजस्थान रॉयल्स। तो सवाल ये उठता है कि क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक या सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन होता है जो इतने बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों को इस कदर बेबस और गुस्से में ला देता है। सही बात है। क्योंकि देखिए, खेल के नियम तो बिल्कुल स्पष्ट लगते हैं। एक सफेद लाइन है, पैर बाहर तो नो बॉल, बल्ला लाइन के पार तो रन, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। फिर ये धुंधलापन कहाँ से आता है? ये धुंधलापन इंसान और मशीन के बीच के गैप से आता है। वही तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम 2008 से लेके 2026 तक आईपीएल के इतिहास में हुई अंपायरिंग की सबसे बड़ी और विवादास्पद गलतियों की परतें उधेड़ने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो ऐसी टॉप 10 ब्लंडर्स का संकलन है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमारा मकसद यहाँ किसी अंपायर की आलोचना करना या किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई अंपायर बैशिंग सेशन नहीं है। हाँ, हमारा मिशन बस ये समझना है कि जब करोड़ों की धड़कनें टिकी हों तो मानवीय दिमाग और हमारी अत्याधुनिक तकनीक दोनों कैसे धोखा खा जाते हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जरूर। अगर हम धोनी के इस मैदान पर आने वाले वाक़े को गहराई से समझे ना, तो वो सिर्फ एक नो बॉल का विवाद नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? देखिए, उस मैच में अंपायर उल्लास गंधे ने पहले गेंद को नो बॉल करार दिया और फिर अचानक बिना किसी तकनीकी हस्तक्षेप के, मतलब बिना थर्ड अंपायर से पूछे, अपना फैसला वापस ले लिया। वो हाथ उठाकर फिर नीचे कर लिया था उन्होंने। एग्जैक्टली। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज टूटी ना, वो था प्रोटोकॉल पर विश्वास। जब एक खिलाड़ी देखता है कि अंपायर का निर्णय किसी ठोस नियम के बजाय आपसी असमंजस से बदल रहा है, तो खेल का पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा चरमरा जाता है। ट्रस्ट इशू हो जाता है। बिल्कुल, ये अधिकार और प्रक्रिया के पतन का एक विजुअल उदाहरण था। और इसी वजह से एक शांत कप्तान को भी विद्रोही बनते देर नहीं लगी। सही कहा। और ये असमंजस सिर्फ फैसले बदलने तक सीमित नहीं रहता है। कई बार तो सबसे स्पष्ट चीजें भी अंपायर्स की आंखों से एकदम ओझल हो जाती हैं। 2019 के ही एक और घटनाक्रम को याद करना यहाँ बहुत जरूरी है। मलिंगा वाली नो बॉल। हाँ, वही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस का वो मैच, जहां आखिरी गेंद पर मलिंगा गेंदबाजी कर रहे थे। रिप्ले में पूरी दुनिया ने देखा कि मलिंगा का पैर क्रीज की लाइन से कोसों दूर था। मतलब वो एक विशाल नो बॉल थी। सच में वो मार्जिन बहुत बड़ा था। लेकिन मैदानी अंपायर एस रवि ने उसे बिल्कुल नहीं देखा। आरसीबी वो मैच हार गई और लाइव मैच के बाद विराट कोहली ने अंपायरिंग के स्तर पर बहुत भयंकर गुस्सा निकाला था। और उनका गुस्सा एक हद तक जायज भी था। मतलब इस घटना को देखकर मेरे दिमाग में एक उपमा आती है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति एक व्यस्त हाईवे पर अपनी गाड़ी मर्ज कर रहा हो और उसी वक्त अपने फोन पर एक लंबा टेक्स्ट मैसेज पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। डेंजरस। हाँ, सारा ध्यान सिर्फ उस मैसेज पर, यानी बल्लेबाज पर है, और सामने का पूरा ट्रैफिक सिग्नल यानी क्रीज की लाइन दिमाग से ही गायब हो जाती है। इतने कैमरों और दबाव के बावजूद बेसिक्स में इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है? उस हाईवे वाली उपमा को अगर हम कॉग्निटिव साइंस यानी संज्ञानात्मक विज्ञान के नजरिए से देखें, तो इसे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस, ये क्या होता है? मैं बताती हूँ। मानवीय दिमाग एक सेकंड में लाखों बाइट्स की जानकारी ग्रहण करता है, लेकिन वो प्रोसेस केवल एक बहुत छोटे हिस्से को ही कर पाता है। अब आप एक अंपायर की स्थिति सोचिए। हाँ, प्रेशर तो होता है। उसके सामने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती गेंद है। उसे गेंदबाज का फॉलो थ्रू देखना है, बल्लेबाज के पैरों का मूवमेंट देखना है और साथ ही पिच के बीच दौड़ते खिलाड़ियों पर भी नजर रखनी है। बाप रे, मल्टीटास्किंग का पीक है ये। बिल्कुल। इस भारी मानसिक दबाव में दिमाग एक टनल विजन का निर्माण करता है। वह अपनी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण गतिमान वस्तु यानी गेंद पर केंद्रित कर देता है और एक स्थिर सफेद लाइन को प्रोसेस करना पूरी तरह से छोड़ देता है। तो मतलब आंखें देख रही हैं पर दिमाग रजिस्टर नहीं कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। आंखें वो लाइन देख रही होती हैं, लेकिन दिमाग उसे रजिस्टर ही नहीं करता। वाह, ये कॉग्निटिव ओवरलोड वाली बात ना 2017 के सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के मैच पर भी एकदम सटीक बैठती है। हाँ, वो डेड बॉल वाला केस। जी, उस मैच में गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले ही बल्लेबाज अपनी जगह से हट गया था और क्रिकेट के बुनियादी नियम के अनुसार जब तक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार न हो, गेंद लीगल नहीं मानी जा सकती। राइट। अंपायर को तुरंत उसे डेड बॉल घोषित करना चाहिए था। पर अंपायर का ध्यान शायद सिर्फ गेंदबाज के एक्शन पर इतना केंद्रित था
कि उसने उस गेंद को लीगल बॉल मान लिया। नतीजा ये हुआ कि बल्लेबाजी कर रही टीम का एक कीमती रन और एक वैध डिलीवरी का मौका छिन गया। जो कि T20 में बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अगर हम इन घटनाओं के असर का विश्लेषण करें तो एक पैटर्न नजर आता है। मलिंगा की नो बॉल जैसी गलतियां बहुत बड़ी और स्पष्ट दिखती हैं, लेकिन कई बार बहुत छोटी लगने वाली माइक्रो मिस्टेक्स खेल के परिणाम पर और भी गहरा असर डालती हैं। हाँ, ये माइक्रो मिस्टेक्स वाला पहलू टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो कैसे? देखिए, बड़ी गलतियों पर हंगामा होता है, लेकिन छोटी गलतियां चुपचाप पूरे पॉइंट टेबल का गणित बिगाड़ देती हैं। 2020 में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का मैच इसका एक क्लासिक उदाहरण है। शॉर्ट रन वाला विवाद। बिल्कुल। अंपायर नितिन मेनन ने मयंक अग्रवाल के एक रन को शॉर्ट रन करार दिया। उनका विजुअल अनुमान ये था कि मयंक का बल्ला क्रीज की लाइन को पार नहीं कर पाया है। हाँ, मुझे याद है। लेकिन टीवी रिप्ले ने एक अलग ही कहानी दिखाई। बल्ला पूरी तरह से लाइन के अंदर था। और उस एक गलत कॉल का परिणाम देखिए। पंजाब वो मैच सिर्फ एक रन से हार गई, और जब टूर्नामेंट के अंत में पॉइंट्स गिने गए तो उसी एक हार की वजह से पंजाब की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। डोमिनो इफेक्ट, राइट? एग्जैक्टली। यहां मुझे खेल के ढांचे में एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। पूरी टीम महीनों की मेहनत करती है, रणनीतियां बनाती है, लेकिन एक अंपायर के कॉग्निटिव फेलियर, सिर्फ 1 मिलीमीटर के गलत अनुमान के कारण पूरी टीम का सफर खत्म हो जाता है। काफी अनफेयर लगता है सुनने में, है ना? मतलब अगर कोई टीम केवल एक अंपायर की गलती की वजह से प्लेऑफ से बाहर हो जाती है, तो क्या ये पूरे टूर्नामेंट के ढांचे पर सवाल नहीं उठाता? जब एक इंसान के दिमाग की सीमाएं इतनी स्पष्ट हैं, तो इसे खेल का हिस्सा मानकर कैसे स्वीकार किया जा सकता है? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, पर इस डोमिनो इफेक्ट की जड़ में वही बात है जो खेल को मानवीय बनाती है, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। क्या मतलब? खेल का ढांचा इस बुनियादी धारणा पर टिका है कि अंपायर के फैसले को अंतिम माना जाएगा, भले ही वह गलत हो, ताकि खेल बिना रुके चलता रहे। हाँ, नहीं तो हर बॉल पे डिबेट होगी। बिल्कुल। लेकिन जब यही नियम अंपायरों के आपसी तालमेल की कमी के साथ टकराता है, तो खिलाड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। 2020 के ही राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स मैच को ही ले लीजिए। टॉम करन वाला केस। हाँ, अंपायर ने टॉम करन को आउट भी दिया। करन की टीम के पास कोई DRS रिव्यू नहीं बचा था। नियमों के हिसाब से उन्हें बाहर जाना था, और वो पवेलियन लौटने भी लगे थे। लेकिन तभी अचानक लेग अंपायर ने बीच में आकर मुख्य अंपायर से बात की, और बिना किसी तकनीक का इस्तेमाल किए सिर्फ आपसी बातचीत के आधार पर फैसला पलट दिया गया। और इससे पंजाब के कप्तान KL राहुल बुरी तरह भड़क गए थे। और अगर उनके नजरिए से देखा जाए ना, तो उनका गुस्सा पूरी तरह जायज था। बिल्कुल था। राहुल की टीम ये मान चुकी थी कि विकेट मिल गया है। जब बिना रिव्यू के एक स्थापित प्रक्रिया को अचानक बीच मैदान में पलट दिया जाता है, तो विपक्षी टीम का मोमेंटम और मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है। एक झटके में सब बदल गया। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक विकेट खोने का दर्द नहीं है, ये उस सिस्टम पर से भरोसा उठने का दर्द है जो हर टीम के लिए समान होना चाहिए। और विश्वास का ये संकट ही वो कारण था जिसने क्रिकेट के मैदान पर टेक्नोलॉजी के लिए दरवाजे खोले। अच्छा, तो तकनीक को इसी भरोसे को वापस लाने के लिए लाया गया था? जी, अल्ट्रा एज, हॉकाई, स्निकोमीटर, इन सबको इस वादे के साथ लाया गया था कि ये मशीनें उस टनल विजन और मानवीय पक्षपात को खत्म कर देंगी। विचार ये था कि मशीनें कभी थकती नहीं, उनका ध्यान नहीं भटकता, और वे कॉग्निटिव ओवरलोड का शिकार नहीं होती। वादा तो यही था, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। तकनीक ने समस्याओं को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें एक नए और अधिक जटिल टेक पैराडॉक्स में बदल दिया। टेक पैराडॉक्स, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब ये पैराडॉक्स कुछ ऐसा है जैसे आपकी गाड़ी का GPS पूरी दृढ़ता के साथ आपको एक सीधी सड़क की बजाय सीधे नदी में गाड़ी उतारने का निर्देश दे रहा हो। हाँ, बिल्कुल। आपकी अपनी आंखें देख रही हैं कि सामने पानी है, लेकिन मशीन पूरे आत्मविश्वास से कह रही है कि रास्ता साफ है। 2022 का मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच इस GPS वाली उपमा का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। रोहित शर्मा का विकेट? एकदम सही। रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, एक अपील हुई, मामला थर्ड अंपायर के पास गया। अल्ट्रा एज तकनीक की स्क्रीन पर अचानक एक बड़ा सा स्पाइक यानी आवाज की एक ग्राफिकल वेव दिखाई दी। हाँ, वो स्पाइक तो काफी बड़ा था। स्पाइक देखते ही थर्ड अंपायर ने रोहित को आउट करार दे दिया। लेकिन जो विजुअल रीप्ले चल रहा था उसमें गेंद और बल्ले के बीच कम से कम 1 से 1.5 इंच का साफ फासला दिख रहा था। हाँ, और वो एक पूरी तरह से घोस्ट स्पाइक था। वेट, ये घोस्ट स्पाइक क्या होता है? 1 इंच का फासला था, फिर भी आवाज कैसे आई? उस घोस्ट स्पाइक के पीछे की साइंस को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। अल्ट्रा एज तकनीक मूल रूप से ध्वनि तरंगों के एम्पलीट्यूड पर काम करती है। ये केवल एक माइक्रोफोन है
जो स्टंप के पास की हर आवाज को एक ग्राफ में बदल देता है। ओके। मशीन ये नहीं जानती कि वो आवाज गेंद के बल्ले से लगने की है या बल्ले के जमीन पर लगने की या फिर पास खड़े विकेट कीपर के जूतों की रगड़ की। ओ, तो स्टेडियम का शोर भी आ सकता है। बिल्कुल। जब कोई भारी शोर या एम्बियंट नॉइज पैदा होता है तो अल्ट्रा एज उसे एक स्पाइक के रूप में रजिस्टर कर लेता है। समस्या तब आती है जब इस विजुअल डेटा और ऑडियो डेटा में तालमेल बिठाने का काम एक इंसान यानी थर्ड अंपायर को करना होता है। मतलब मशीन डेटा देती है पर फैसला इंसान करता है। राइट। जब आंखें बता रही हों कि गेंद बल्ले से दूर है लेकिन स्क्रीन पर आवाज का स्पाइक दिख रहा हो तो अंपायर को अपने खुद के जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मशीन के पास कोई संदर्भ नहीं होता, ये कॉन्टेक्स्ट इंसान को ही जोड़ना पड़ता है। और यही इंसानी संदर्भ जोड़ने की कोशिश सॉफ्ट सिग्नल नाम के नियम में भी की गई थी, जिसने शायद आईपीएल के इतिहास के सबसे बेतुके विवादों को जन्म दिया। सॉफ्ट सिग्नल, वो तो अलग ही लेवल का कंफ्यूजन था। बिल्कुल। 2022 के लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स मैच में केएल राहुल के कैच का मामला इसका सटीक प्रमाण है। फील्डर ने कैच लपका, मैदानी अंपायर को कुछ स्पष्ट नहीं दिखा तो उसने आउट का सॉफ्ट सिग्नल देकर मामला टीवी अंपायर को सौंप दिया। हाँ, ये प्रोटोकॉल हुआ करता था उस वक्त। लेकिन जब हाई क्वालिटी 4K कैमरा से रिप्ले देखा गया तो एक एंगल से ये बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा था कि कैच पकड़ते समय गेंद ने जमीन को छुआ है। विजुअल्स काफी क्लियर थे। फिर भी टीवी अंपायर ने ये तर्क दिया कि कैमरे के एंगल में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इसलिए क्योंकि मैदानी अंपायर का शुरुआती अनुमान आउट का था, केएल राहुल को आउट ही दिया जाएगा। ये पूरी तरह से हास्यास्पद स्थिति थी, है ना? जब मैदानी अंपायर खुद असमंजस में होकर तकनीक की मदद मांग रहा है तो 4K कैमरों की फुटेज को दरकिनार करके वापस उसी असमंजस भरे अनुमान को प्राथमिकता क्यों दी जा रही थी? ये तकनीक का फायदा उठाने के बजाय उसका मजाक उड़ाना था। मैं एग्री करती हूँ, और इसी विरोधाभास के कारण सॉफ्ट सिग्नल को अंततः हटाना पड़ा। ये नियम इस भ्रम पर आधारित था कि 70 मीटर दूर खड़े अंपायर की इंसानी आंख 300 फ्रेम प्रति सेकंड रिकॉर्ड करने वाले कैमरे से बेहतर फील ले सकती है, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन सॉफ्ट सिग्नल हटने के बाद भी तकनीक का विवाद खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं क्रिकेट के सबसे आधुनिक चरण में, 2024 से 2026 के दौर में। जी, जहां हॉकाई और स्मार्ट रिप्ले ने कमान संभाली, ऐसा दावा किया गया कि अब हर फैसला डेटा ड्रिवन और पूरी तरह साइंटिफिक होगा। फिर भी विवादों की जटिलता कम होने के बजाय कई गुना बढ़ गई। हाँ, 2024 के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स मैच में विराट कोहली का हाई फुल टॉस विवाद इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी पहेली बन गया। वो हर्षित राणा वाली गेंद। हाँ, हर्षित राणा ने एक धीमी फुल टॉस गेंद फेंकी। कोहली अपनी क्रीज से थोड़ा बाहर खड़े थे और गेंद जब उनके पास पहुंची तो वह स्पष्ट रूप से उनकी कमर की ऊंचाई से ऊपर थी। मतलब नंगी आंखों से देखने पर वो एक स्पष्ट नो बॉल थी। लेकिन हॉकाई तकनीक ने अपने एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया। स्क्रीन पर एक 3D प्रोजेक्शन दिखाया गया जिसमें बताया गया कि चूंकि गेंद डिप कर रही थी, यानी नीचे की ओर जा रही थी, इसलिए अगर कोहली अपनी क्रीज के बिल्कुल अंदर खड़े होते तो वह गेंद उनकी कमर के नीचे से गुजरती और कोहली को आउट दे दिया गया। हाँ, और वो गुस्से से भड़कते हुए अंपायर से तीखी बहस करते हुए पवेलियन लौटे। देखिए, इस घटना ने मशीन के कैलकुलेशन और इंसान के भौतिक अनुभव के बीच एक सीधी जंग छेड़ दी। कैसे? हॉकाई एक प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम है। ये गेंद की गति, उसके गिरने का कोण और खिलाड़ी की ऊंचाई को मिलाकर एक गणितीय मॉडल तैयार करता है। लेकिन एक बल्लेबाज जो पिच पर खड़ा है वो गणित नहीं खेलता, वो रियलिटी फेस करता है। राइट, वो भौतिक वास्तविकता का अनुभव करता है। कोहली के शरीर ने जिस जगह गेंद के इम्पैक्ट को महसूस किया वो उनकी कमर से ऊपर था। हाँ, वो तो साफ दिख रहा था। मशीन ने जो सच दिखाया वो एक सिमुलेटेड सच था, एक ऐसा सच जो तब होता अगर कोहली क्रीज के अंदर होते। जब खेल के नियम इस तरह के वर्चुअल प्रोजेक्शन पर आधारित होने लगते हैं ना, तो खिलाड़ियों को लगता है कि वे अब क्रिकेट नहीं बल्कि एक वीडियो गेम का हिस्सा बन गए हैं, जहां सिर्फ कोड ही सब कुछ तय कर रहा है। अरे बाप रे, ये वीडियो गेम वाले एहसास तो सच में डरावना है। और ये एहसास सिर्फ हॉकाई तक सीमित नहीं है। 2024 के ही राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स मैच को देखें। संजू सैमसन का वो कैच। हाँ, संजू सैमसन ने एक शानदार शॉट मारा और बाउंड्री लाइन पर शाय होप ने कैच लपका। रिप्ले में एक खास एंगल से साफ लग रहा था कि होप के जूते का पिछला हिस्सा,
बाउंड्री कुशन को हल्का सा छुड़ाए, जिससे कुशन हिलता हुआ भी दिखा। जो कि मैच जिताऊ छक्का हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन थर्ड अंपायर ने बहुत ही कम समय में बिना अलग-अलग एंगल्स को जूम करके देखे सैमसन को आउट घोषित कर दिया। सैमसन इतने हैरान थे कि वो काफी देर तक मैदान छोड़ने को ही तैयार नहीं थे। वहां समस्या मशीन की नहीं थी, समस्या उस प्रक्रिया की थी जिससे मशीन को चलाने वाला इंसान अपना रहा था, जल्दबाजी। और ये समस्या 2025 और 26 के स्मार्ट रिप्ले सिस्टम के आने के बाद तो अपने चरम पर पहुंच गई। स्मार्ट रिप्ले, जहां अब टीवी अंपायर सीधे हॉकाई ऑपरेटर से बात कर सकता है। हाँ, बिना ब्रॉडकास्टर के, डायरेक्टर के। हर चीज को फ्रेम बाय फ्रेम स्कैन किया जाने लगा। वाइड और नो बॉल के लिए भी टीमें रिव्यू लेने लगी, लेकिन जो सामने आया उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया कि अंपायर्स गलत फ्रेम चुन रहे थे। एग्जैक्टली कई मैचों में ऐसा हुआ कि टीवी स्क्रीन के सामने बैठे अंपायरों ने रिप्ले देखते समय गलत फ्रेम का चुनाव कर लिया। बल्ले और गेंद के संपर्क का सही समय पहचानने में चूक हो गई और पूरे देश ने टीवी पर देखा कि अंपायर ने गलत आधार पर फैसला सुना दिया है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब हमारे पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड कैमरे हैं, 4K तकनीक है जो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से को भी कैप्चर कर सकते हैं, तो एक प्रोफेशनल अंपायर सही फ्रेम चुनने में कैसे गलती कर सकता है? यहीं पर हमें इल्यूजन ऑफ परफेक्शन यानी पूर्णता के भ्रम को तोड़ना होगा। वो कैसे? तकनीक को लेकर हमारा अंधविश्वास ये है कि कैमरे सब कुछ सच दिखाते हैं, लेकिन कैमरे फ्रेम रेट्स पर काम करते हैं। मान लीजिए एक हाई स्पीड कैमरा 60 या 100 फ्रेम प्रति सेकंड की दर से रिकॉर्ड कर रहा है। ओके। जब गेंद 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बल्ले के पास से गुजरती है, तो दो लगातार फ्रेम्स के बीच भी कुछ मिलीसेकंड्स का अंतर होता है। ओके, मैं समझ रहा हूँ। उस मिलीसेकंड के अंतराल में गेंद हवा में कई इंच का सफर तय कर लेती है। कई बार ऐसा होता है कि एक फ्रेम में गेंद बल्ले से दूर दिखती है और ठीक अगले फ्रेम में गेंद बल्ले को पार कर चुकी होती है। मतलब एग्जैक्ट कांटेक्ट वाला फ्रेम होता ही नहीं है। बिल्कुल सटीक संपर्क वाला क्षण किसी कैमरे के फ्रेम में कैप्चर ही नहीं होता। ऐसे में सही फ्रेम चुनना कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं रह जाता, बल्कि वह अंपायर की एक एजुकेटेड गेस बन जाती है। वाह, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और इसके अलावा टीवी अंपायर के UI UX यानी यूजर इंटरफेस और अनुभव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक छोटे से AC कमरे में बैठा हुआ अंपायर एक ही समय में 3 अलग-अलग स्क्रीन देख रहा है, ऑपरेटर को निर्देश दे रहा है और उसके सिर पर टाइमर की टिक टिक चल रही है कि उसे 30 सेकंड के अंदर एक जटिल फैसला सुनाना है। मतलब प्रेशर वहां भी कम नहीं है। एकदम नहीं। मैदान के अंपायर का शारीरिक दबाव अब टीवी अंपायर के कॉग्निटिव और विजुअल दबाव में बदल गया है। मानवीय त्रुटि खत्म नहीं हुई है, उसने सिर्फ अपनी जगह और अपना रूप बदल लिया है। यार, ये एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाला विश्लेषण है। यानी तकनीक ने हमारी देखने की क्षमता को तो बढ़ाया है, लेकिन उस जानकारी को प्रोसेस करने की इंसानी सीमाएं आज भी वहीं की वहीं हैं। सही कहा। अगर हम 2008 से लेकर 2026 तक के इस पूरे सफर पर नजर डालें, तो अंपायरिंग की गलतियों का एक स्पष्ट विकास क्रम दिखाई देता है। ये MS धोनी के उस गुस्से और मलिंगा की अनदेखी नो बॉल जैसी बुनियादी मैनुअल गलतियों से शुरू हुआ था। हाँ, जहां मानवीय आंखों ने धोखा खाया था। फिर ये उस चरण में गया जहां माइक्रो मिस्टेक्स जैसे एक गलत शॉट रन ने पूरे टूर्नामेंट का भाग्य बदल दिया। उसके बाद हमने अल्ट्रा एज के स्पाइक्स और सॉफ्ट सिग्नल के उस दौर को देखा जहां विजुअल और ऑडियो के बीच का तालमेल टूटा और टेक पैराडॉक्स सामने आया। बिल्कुल। और आज हम उस बिंदु पे खड़े हैं जहां स्मार्ट रिप्ले और हॉकाई के युग में गलत फ्रेम चुनने और सिमुलेटेड मैथमेटिक्स के कारण फैसले विवादों में घिरे हैं। खेल के हर युग ने गलतियों को सुधारने का दावा किया है, लेकिन हर नए सुधार ने एक नई तरह की विडंबना को जन्म दिया है। एकदम सही। गलतियां पहले भी खेल का हिस्सा थीं और वे आज भी हैं, बस उनका स्वरूप बदल गया है। एक समय जो गलती मानवीय आंखों की कमजोरी मानी जाती थी, आज वो डेटा की व्याख्या करने की मानवीय कमजोरी बन गई है। और जैसा कि हमने चर्चा शुरुआत में ही साफ कर दिया था, इन घटनाओं का विश्लेषण करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि खेल की सत्यनिष्ठा कटघरे में है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये दिखाता है कि क्रिकेट का खेल अपनी तमाम उन्नत तकनीकों के बावजूद मूल रूप से एक मानवीय उपक्रम है। यही खामियां, तनाव के क्षणों में यही निर्णय लेने की कमजोरियां इस खेल को अप्रत्याशित और रोमांचक बनाए रखती हैं। हाँ, ह्यूमन एलिमेंट ही तो मजा है। लेकिन इस पूरी यात्रा को समझने के बाद जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या? जब मैदान पर खड़े अंपायर्स कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस का शिकार हो रहे हैं और स्क्रीन के पीछे बैठे अंपायर्स गलत फ्रेम चुनकर तकनीकी डेटा की व्याख्या में चूक कर रहे हैं,
तो क्या मौजूदा व्यवस्था अपने अंतिम चरम पर पहुंच गई है? सोचने वाली बात है। क्या आने वाले कुछ ही सालों में हम एक ऐसा दौर देखेंगे जहां इंसानी अंपायरों को पूरी तरह से हटाकर हर एक फैसला सीधे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के हाथों में सौंप दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या वो खेल वही रहेगा जिसे हम आज जानते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो हर क्रिकेट प्रेमी के जहन में गूंजता रहेगा। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में। अक्सर ना